आज का पहला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मतलब है किसके अनुसार जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार और अनुभव का विज्ञान होता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है वुडवर्थ, ऑप्शन बी है वाटसन, ऑप्शन सी है स्किनर, ऑप्शन डी में है थॉर्नडाइक और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी वाटसन। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार और अनुभव का विज्ञान। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अनुबंधन का जनक किसे कहा गया है? ऑप्शन ए है कोहलर, ऑप्शन बी है वाटसन, ऑप्शन सी है व्रदिमर, ऑप्शन डी है पावलोव और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी पावलोव। देखो पावलोव ने अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, घंटी बजाकर कुत्ते को रोटी देने वाला वो प्रयोग आपको याद होगा। तो उसमें अनुबंधन स्थापित होता है ना, तो उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में क्या स्थापित होता है? अनुबंध। तो इसलिए उनका जो सिद्धांत अनुबंधन का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो अनुबंधन के जनक कौन है? वो है पावलोव। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, बाद में सीखी गई सामग्री यदि पूर्व में सीखने में अवरोध पैदा करे तो इसे कहेंगे। मतलब है बाद में जो कोई चीज़ सीखी जाती है वो पहले सीखी गई चीज़ में विरोधाभास उत्पन्न करती है ना, तो उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है ऊर्ध्वमुखी अधिगम, ऑप्शन बी पूर्वमुखी अधिगम, ऑप्शन सी पृष्ठोन्मुखी अधिगम, ऑप्शन डी रिक्त अधिगम, ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी पृष्ठोन्मुखी अधिगम। कौन सा अधिगम? पृष्ठोन्मुखी अधिगम कहलाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। पुनर्बलन सिद्धांत किस श्रेणी में आता है? देखो पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो कौन सी श्रेणी का सिद्धांत है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है क्षेत्र सिद्धांत, ऑप्शन बी है मन ऊर्जा सिद्धांत, ऑप्शन सी है साचर्य सिद्धांत, ऑप्शन डी में है अंतर्दृष्टि सिद्धांत और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी अंतर्दृष्टि सिद्धांत। क्या हो जाएगा? अंतर्दृष्टि सिद्धांत में आता है इस प्रकार का। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, चूहे एवं बंदरों पर प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक थे। तो चूहे और बंदरों पर प्रयोग किसने किए थे? ऑप्शन ए टोलमैन, ऑप्शन बी लेविन, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी कार्ल रोजर्स और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए टोलमैन। टोलमैन ने प्रयोग किए थे चूहे और बंदरों पर। अगला प्रश्न है, अधिगम की गति शून्य होने पर बनता है। मतलब जब अधिगम की गति शून्य हो जाती है तब क्या बनेगा? ऑप्शन ए ऋणात्मक अधिगम वक्र, ऑप्शन बी धनात्मक अधिगम वक्र, ऑप्शन सी समांतर अधिगम वक्र, ऑप्शन डी शून्य अधिगम वक्र और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए ऋणात्मक अधिगम वक्र। अर्थात है जब अधिगम की गति क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है, तो जो अधिगम वक्र है वो किस प्रकार का आता है? वो ऋणात्मक अधिगम वक्र आता है। अब ध्यान रखना, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे जब अधिगम की गति शून्य आ जाती है तो शून्य अधिगम वक्र बनना चाहिए। शून्य अधिगम वक्र कभी नहीं बनता है, ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न है, अधिगम में उन्नति व अवनति के साथ कभी कभी अधिगम पूर्णतया रुक जाता है, इसे कहते हैं। देखो अपन जब अधिगम की प्रक्रिया होती है, जब लर्निंग की प्रक्रिया होती है तो कभी कभी अधिगम में उन्नति होती है, मतलब ज़्यादा सीखा जा सकता है, कभी कभी कम अधिगम होता है ना। लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी आती है जब अधिगम पूर्णतया रुक जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? देखो जैसे मान लिया कि आप रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप 4 घंटे 5 घंटे या 6 घंटे से पढ़ रहे हो कंटिन्यू। फिर एक समय ऐसा आएगा कि फिर याद करने का या पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा लगता है कि यार अब रेस्ट करना ही पड़ेगा, अब जो पढ़ रहे हैं कुछ भी सीखा नहीं जा रहा है। तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है अधिगम बाधा, ऑप्शन बी है अधिगम जटिलता, ऑप्शन सी है अधिगम पठार, ऑप्शन डी है अधिगम वक्र, ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो जब अधिगम पूर्णतया रुक जाता है तो उसको बोलते हैं अधिगम पठार। क्या बोलते हैं? अधिगम पठार बोलते हैं। अगला प्रश्न है, मूर्त अधिगम के संबंध में
कौन सा कथन सही नहीं है। देखो, एक तो मूर्त अधिगम होता है, एक अमूर्त अधिगम होता है। आगे बात समझ में। तो मूर्त अधिगम के संबंध में कौन सा कथन है वो सही नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है, इसे गत्यात्मक अधिगम भी कहते हैं। ऑप्शन बी है, ये कर्मेंद्रिय द्वारा होता है या कर्मेंद्रियों द्वारा होता है। ऑप्शन सी है, ये दिखाई देता है। ऑप्शन डी है, इसे संज्ञानात्मक चिंतन भी कहते हैं। और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, मूर्त अधिगम के लिए अगर अपन इन कथनों को चेक करें तो पहला कथन क्या कह रहा है, इसे गत्यात्मक अधिगम कहते हैं। बिल्कुल सही है, ये गत्यात्मक अधिगम कहलाता है। जबकि अमूर्त अधिगम होता है उसको अपन संज्ञानात्मक अधिगम भी बोलते हैं, वो संज्ञानात्मक होता है। ऑप्शन बी है, ये कर्मेंद्रियों द्वारा होता है। बिल्कुल सही है, ये कर्मेंद्रियों द्वारा होता है। जबकि जो अमूर्त अधिगम है वो ज्ञानेंद्रियों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जो 5 ज्ञानेंद्रिय होती है हमारी, उनके द्वारा होता है। मूर्त अधिगम ये दिखाई देता है, बिल्कुल, क्योंकि ये कर्मेंद्रियों के द्वारा होता है इसलिए ये दिखाई देता है। लेकिन जो अमूर्त अधिगम होता है, जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होता है, तो वो दिखाई नहीं देता है। ऑप्शन डी है, इसे संज्ञानात्मक चिंतन भी कहते हैं। नहीं, ये कथन गलत है। संज्ञानात्मक जो चिंतन होता है वो अमूर्त अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? अमूर्त अधिगम कहलाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, इसे संज्ञानात्मक चिंतन भी कहते हैं। तो ये कथन इसके लिए गलत है। अगला प्रश्न है, नंबर क्वेश्चन है, भय, क्रोध, प्रेम इत्यादि की उचित मात्रा में अभिव्यक्ति व्यक्ति किसकी सहायता से करता है? मतलब जब भय है, क्रोध है या प्रेम की स्थिति जब उत्पन्न होती है तो व्यक्ति उचित मात्रा में अपनी अभिव्यक्ति का प्रदर्शन करता है। तो कोई व्यक्ति ये किसकी सहायता से ऐसा कर पाता है? भय होता है तो उसकी भी अभिव्यक्ति अपन एक निश्चित उचित मात्रा में करते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें किसकी वजह से होती है? ऑप्शन ए है बुद्धि लब्धि, ऑप्शन बी में है संवेगात्मक बुद्धि, ऑप्शन सी में है विचाराभिव्यक्ति, ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी, और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके संवेगात्मक बुद्धि, है ना। संवेगात्मक बुद्धि का प्रयोग होगा यहाँ पे, न कि बुद्धि का। भय, क्रोध, प्रेम, तो संवेगों पर नियंत्रण होगा ना। जैसे क्रोध आ रहा है आपको किसी पर, या आपको भय लग रहा है, या किसी के प्रति आपका प्रेम है ना, तो प्रेम को कब प्रकट करना है, कब नहीं करना है। तो इस प्रकार के संवेगों पर अपने को क्या करना पड़ता है? कंट्रोल करना पड़ता है, नियंत्रण करना पड़ता है, कब क्या प्रदर्शन करना है। तो इसकी जो अभिव्यक्ति का जो नियंत्रण है वो संवेगात्मक बुद्धि के द्वारा किया जाता है। और आपको पता ही है, डेनियल गोलमैन की एक प्रसिद्ध पुस्तक है ना, संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक श्रेष्ठ क्यों है ना। तो उसमें संवेगात्मक बुद्धि के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, लास्ट 10वां प्रश्न है, दृष्टि विकलांग राष्ट्रीय संस्थान देहरादून किस वर्ष स्थापित किया गया था? दृष्टि विकलांग है, दृष्टि विकलांगता से संबंधित राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में स्थापित किया गया। तो उसकी आपको सन बतानी, किस वर्ष उसको स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए है 1970, ऑप्शन बी है 1971, ऑप्शन सी में है 1972, ऑप्शन डी में है 1972 और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी 1971। क्या हो जाएगा? 1971 हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही।